Hello everyone, this is Rolly Pandey. This is 9th year PYQ of Math Pedagogy for CTET. स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Which of the following statements is not true for objectives of mathematics education when compared with its aim? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इसका कॉन्सेप्ट किस चीज का है? एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस का। बस एक कीवर्ड याद रखिए, जो एम है वो ब्रॉडर सेंस में यूज होता है और जो ऑब्जेक्टिव है वो नैरो सेंस में यूज होता है। जो एम है वो कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड नैरो। इसमें से पूछा है कौन सा नहीं सही है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब इसको कंपेयर किया जाए एम के साथ। तो ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड नैरो, ये तो सही है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इवेल्युएटेड, उद्देश्यों का आकलन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी ब्रॉड एंड जनरल। अब जो ब्रॉड सेंस में यूज होता है वो एम होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव्स। तो इस वजह से यही हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी ब्रॉड एंड जनरल, उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following terms means the ability to instantly recognize a small number of objects without actually counting them? तो इसको बोलते हैं सबटाइजेशन। क्या बोलते हैं? सबटाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोई एक ग्रुप है या कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें कई सारी चीजें रखी हुई हैं और देख करके ऐसे ही एक झलक में पहचान पाना कि उसमें कितनी चीजें रखी हुई हैं, इसी एबिलिटी को बोलते हैं सबटाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू शो द चेंज इन शेप ऑफ अ 4-साइडेड पॉलीगन? मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री या सामग्रियां हैं जिनका उपयोग करके हम जो 4 भुजाओं की बहुभुज होते हैं उनकी आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि ये 4, इसमें क्या है? 4 भुजाओं वाला 4 साइड्स इसमें है, और स्क्वायर में 4 साइड्स, रेक्टेंगल में भी होता है 4 साइड्स, पैरेललोग्राम में भी होता है। तो इस तरीके से जो अगर मतलब आकृति में परिवर्तन करके कैसे 4 भुजा के बहुभुज होते हैं या 4-साइडेड पॉलीगन होते हैं, इनको कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करके पढ़ा सकते हैं या दिखा सकते हैं? तो ग्राफ पेपर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर में इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, तो इनका यूज करके बताया जा सकता है। जियो बोर्ड भी कुछ इसी तरीके का होता है, इसलिए इस पे भी बता सकते हैं। कैलकुलेटर, इससे नहीं हो सकता है। स्केल है, इसके थ्रू भी बताया जा सकता है। तो ए, बी और डी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as envisaged by the National Education Policy 2020, the goal of early childhood care and education, मतलब ECCE, before class 1 should be, मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग कक्षा 1 से पूर्व के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था वाले बच्चे होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? टू डेवलप कंप्यूटेशनल स्किल्स अमंग लर्नर्स, मतलब कि जो शिक्षार्थी हैं उनमें परिकलन का कौशल का विकास करना, या फिर टू डेवलप बेसिक न्यूमरेसी स्किल अमंग लर्नर्स। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये FLN के अंडर आता है। मतलब कि जो बेसिक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, रीड करना, पढ़ पाना, और बेसिक न्यूमरेसी जो होती है, बेसिक गणना होता है, ये छोटे बच्चों को आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो ECCE है उसमें यही आता है कि टू डेवलप बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स अमंग लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों में जो मूल गणन का कौशल है वो उसका विकास हो। तो 4th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इनहेंस मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम्स? मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी युक्ति है जिसका कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको मैथ की लैंग्वेज में ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्रेस करना, यही होता है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन।
तो टीचर राइटिंग द करेक्ट आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड वेन एवर स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। तो किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे बच्चे, जिससे कि उनमें मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है वो इनहेंस होगी। टीचर डायरेक्ट आंसर लिख दे रही है, बच्चे उतार ले रहे हैं, तो बच्चे का इसमें किसी तरीके का कोई भी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। टीचर आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट द मिसिंग स्टेप्स इन द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब शिक्षक क्या कह रही है शिक्षा विद्यार्थियों से कि जो समस्या के समाधान में छूटे हुए चरण हैं उनको लिखने के लिए कह रही है। तो लाइन वाइज कई सारे स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स में एक स्टेप छोड़ दिया तो वो तो रटी हुई चीज हो गई कि इसमें 7 स्टेप्स हैं, 3rd और 5 वाला स्टेप लिखना है, तो उसको बच्चे डायरेक्ट ही याद करके या जो उनकी मेमोरी है उसके बेस पे लिख सकते हैं, इससे भी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। टीचर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर स्ट्रेटजीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब वैसे जो एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं क्योंकि टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बच्चे को एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो अपनी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करे। तो एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू ही करेंगे, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अगर शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है तो वो बच्चे में मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को इनहेंस कर रही है इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो 5th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इसके पहले वाला जो प्रीवियस ईयर कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा था। अब क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन इसमें लिया है। लाइन है, ये अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, पॉइंट को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नेचुरल नंबर को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये स्क्वायर है, इसकी एक वर्टिसेस यहां पे है, ये वर्टेक्स इसका यहाँ पे, ये वर्टेक्स यहाँ है। एक वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स अपनी सामने वाली वर्टेक्स को जब कट करती है तो उसी को डायगोनल कहते हैं, तो उसको डिफाइन किया जा सकता है। वैसे नॉर्मली नेचुरल नंबर्स को बोला जाता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, लेकिन अप टू कहां तक ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इस वजह से लाइन, पॉइंट और नेचुरल नंबर्स, ये 3 चीज ऐसी हैं जो कि मैथ्स में अनडिफाइंड है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। मतलब रेखा, बिंदु और प्राकृत संख्याएं, ये है भाषा में गणित में जो कि अपरिभाषित है। तो 6th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कस्टमर वेंट टू अ वेजिटेबल सेलर टू बाय वेजिटेबल्स। ही बॉट 650 ग्राम ऑफ स्पिनच एट द रेट ऑफ ₹80 per kg. The vegetable seller quickly calculated the price mentally by splitting 650 as 500 plus 100 plus 50 and the price as 40 plus 8 plus 4 is equal to ₹54. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स आर बीइंग टैक्टिकली यूज्ड बाय द वेजिटेबल सेलर। मतलब एक कस्टमर है, दुकान पर जाता है सब्जियां खरीदने के लिए, क्या करता है वो 650 ग्राम स्पिनच खरीदता है, कितने रुपए का, जो कि 80 पर केजी पर दिया जा रहा है। अब वेजिटेबल सेलर ने क्या किया, पहले 650 ग्राम को ब्रेक किया, 500 फिर उसके बाद 100 प्लस 50, तो ये क्या तरीका हो गया, उसको इजी करने के लिए क्या, अब 80 पर केजी है, मतलब कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1000 ग्राम जो है वो 80 रुपीस का है, तो 500 ग्राम कितने का हो गया, 80 का आधा कर दो, मतलब इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 40, तो 500 ग्राम कितने का मिला, 40 रुपीस का। तो पहला तो यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई किया गया है, इसके अलावा इस तरीके से ऐड किया है तो एडिशन का भी अप्लाई किया गया है, और 1000 ग्राम अगर 1000 ग्राम इस टू करके लिख देते हैं, 1000 ग्राम अगर 80 का है तो 500 ग्राम 40 का हो जाएगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन भी यूज हुआ है, मतलब एडिशन, रेशियो प्रोपोर्शन और डिवीजन, ये तीनों चीज यहाँ पे यूज हुई हैं। पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है वेजिटेबल सेलर ने, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब ए, बी एंड डी। तो 7th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई स्टूडेंट रियलाइजेस दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स।
According to Van Hellen's theory of geometric thinking, the student is at which stage of geometric thinking? लेवल 0 क्या है? रिकग्निशन होती है, मतलब विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, विजुअलाइजेशन या फिर रिकग्निशन। इसमें बच्चा क्या करता है? पहचानता है। मतलब कि अगर ये स्क्वायर शेप है तो वो देख करके बता देगा, मतलब स्क्वायर है या क्यूब शेप है तो वो बता देगा जो डाइस का शेप है वो क्यूब शेप में होता है। तो मतलब विजुअलाइज कर लेता है, शेप्स को जान करके उसके आसपास में वो चीजें अवेलेबल है तो उनको पहचान सकता है। नेक्स्ट क्या होता है? एनालिसिस होता है। लेवल 2 क्या होता है? रिलेशनशिप्स या फिर अब्स्ट्रैक्शन, या फिर अब्स्ट्रैक्शन। तो इसी स्टेज में वो बच्चा है, अगर वो मतलब क्या कर रहा है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रेक्टेंगल्स जो होते हैं, वो जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सारे पैरेललोग्राम्स होते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल नहीं होते। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई। तो जब प्रॉपर्टीज की क्लैरिटी हो जाती है बच्चे को, तो ये किस में आता है? एब्स्ट्रैक्शन में आता है। तो 8th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि संबंधों की उसको समझ हो गई। ये जो अलग अलग शेप्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है कंपेयर करके बच्चा समझ लेता है। तो 8th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज द पेडागोजी शुड फोकस ऑन, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए किस चीज पर? हाइपोथेसिस जनरेशन एंड टेस्टिंग, मतलब परिकल्पना सृजन और जांच पर, या फिर डायडैक्टिक कम्युनिकेशन उपदेशात्मक संप्रेषण पर, या फिर इंडक्टिव अप्रोच पर, आगमनात्मक उपागम पर, या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडक्टिव अप्रोच पर, मतलब आगमनात्मक उपागम पर शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए किसमें? जो प्राथमिक स्तर की गणित होती है उसके शिक्षण के लिए। तो 9th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following can be used for developing mathematical concepts like probability? इनमें से किसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जा सकता है? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी टोटल नंबर ऑफ थिंग, मान लीजिए 5 है, तो उसमें से 2 आने की संभावना कितनी है? तो ये सब डाइस वगैरह में होता है कि अगर टोटल कितनी डाइस में कितनी काउंटिंग होती है, 1 to 6 होती है, तो 6 में ऐसे करके कि 2 की आने की संभावना कितनी है या फिर 3 की आने की संभावना कितनी है। कार्ड्स में भी होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जितने उसमें से पर्टिकुलर कार्ड के आने की संभावना कितनी है। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो डाइस के थ्रू भी समझाया जा सकता है और कार्ड्स के थ्रू भी समझाया जा सकता है। मतलब सी और डी है जिनका यूज करके प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी एंड डी। पासा उछालना और ताश, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनका यूज करके प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 10th का राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब एनसीएफ के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ गिविंग चैप्टर्स लाइक ट्रिप टू भोपाल, जंक सेलर एटसेट्रा इन प्राइमरी क्लास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक? आपने प्राइमरी क्लास की मैथ्स की बुक्स में देखा होगा, ये सारे चैप्टर हैं, ट्रिप टू भोपाल और जंक सेलर वगैरह। तो इन चैप्टर्स को इंक्लूड करने का अप्रोप्रिएट पर्पस, उद्देश्य क्या हो सकता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग? टू इंटीग्रेट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, मतलब गणित की कक्षा में अंग्रेजी भाषा अधिगम को समाहित करना, या फिर टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, जो छात्र केंद्रित कक्षा है उसकी नीरसता को तोड़ना, या फिर टू मेक मैथमेटिक्स रिलेटेबल टू द रियल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक सब्जेक्ट को बच्चे की रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के समझाना चाहिए। इससे बच्चे क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट से, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, इससे कॉन्सेप्ट उनमें डीपली स्टेब्लिश हो जाएगा। तो 11th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, मतलब टू मेक मैथमेटिक्स रिलेटेबल टू द रियल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, ट्रिप टू भोपाल, जंक सेलर, these chapters are included in the primary class NCERT textbooks. Next question है, which among the following is are closed ended questions? closed ended questions क्या होते हैं? जिनमें की आंसर जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, उनका आंसर किसी प्रिंसिपल पे मतलब बेस्ड होगा, जो एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं वो डायरेक्ट आंसर इनमें दिए जा सकते हैं। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनमें बच्चा अपने हिसाब से सोच करके अपने अकॉर्डिंग आंसर करता है। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा है जो कि बंद सिरे वाला प्रश्न है। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, इसमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी लिस्ट बना दो, ठीक। राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30,
20 और 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख दो। फिर इफ सम ऑफ द टू नंबर्स इज 14 व्हाट आर द टू नंबर्स। तो ए और बी ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन है हमारा, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि मैथमेटिक्स में एक टेस्ट दिया गया जिसमें एक क्वेश्चन था कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। तो ये किस चीज पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है? अंडरस्टैंडिंग, स्किल, नॉलेज या फिर एप्लीकेशन, बोध, कौशल, ज्ञान या फिर अनुप्रयोग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉलेज। ये मेमोरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि ये नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑप्शन होगा। तो 13th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीबीएसई इंट्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन रिस्पॉन्स टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन विच ईयर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रति उत्तर में सीबीएसई ने जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन को प्रस्तावित किया है वो किस वर्ष में किया है? 5 में कि 2010 में, 2021 की 16? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मतलब 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेल्मा अ क्लास सेकेंड स्टूडेंट हैज सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन इन द फॉलोइंग वे। डेल्मा जो कि कक्षा 2 का छात्र है, उसने घटाने का प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 64 minus 47. तो which among the following is most appropriate regarding Delma's subtraction process? डेल्मा की घटाव की विधि के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे ने सब्ट्रैक्ट कैसे किया है? 64 माइनस 47 है तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया है और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब कि बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया। यही कॉन्सेप्ट उसके माइंड में है, तो इसी तरीके से उसने सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है तो बच्चे के डेल्मा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट किस रिगार्डिंग है? डेल्मा कमिटेड अ केयरलेस मिस्टेक, या फिर डेल्मा नोज हाउ टू सब्ट्रैक्ट, या फिर डेल्मा इज सब्ट्रैक्टिंग द बिगर डिजिट फ्रॉम द स्मॉलर डिजिट। वो क्या कर रहा है? बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? 15 का ऑप्शन नंबर 3। ये था हमारा 9th ईयर PYQ ऑफ मैथ्स पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ। थैंक यू।